नमस्कार। अ, आजकल जो लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ एक नया देखा है, उसमें एक चीज़ ये है कि हम परिवार की तरफ पारिवारिक मूल्यों की तरफ फिर से वापस जा रहे हैं। इस अच्छे जीवन के चाह में जो देश से बाहर चले गए थे, वो देश आ रहे हैं। जो गाँव से बाहर चले गए थे, वो फिर गाँव आ रहे हैं। मजबूरी में ही सही, विवशता बस ही सही, लेकिन हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना पड़ा है। और इस बीच में देखते होंगे सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसका है कि हम पारिवारिक मूल्यों का, परिवार का, परंपराओं का वैल्यू फिर से एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज का हमारा है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर एकल परिवार आ गया है। जॉइंट फैमिली बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। अब संयुक्त परिवार बहुत कम कहीं-कहीं होगा। तो इसमें एक बार हम फिर से पारिवारिक मूल्यों की तरफ इस लॉकडाउन के कोरोना संकट ने हमें फिर से उसके तरफ मोड़ा है, उसके तरफ सोचने के लिए विवश किया है। तो आज के हमारे यही टॉपिक है कि आज के जो हम एकल परिवार है, उसमें हमारे बुजुर्गों की क्या स्थिति है। तो हमारे साथ आज हैं हमारी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी। डॉक्टर शेफालिका वर्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी शिष्टाचारवश मैं इनका बस इतना परिचय देती हूँ कि मैथिली की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली साहित्यकार हैं। लेकिन इससे भी है कि ये मैथिली की भाषा में बंधी हुई नहीं है। इनकी संवेदना सारे मानव के लिए है और इंग्लिश और हिंदी में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। इनके लिखी हुई किताबों और उसकी सूची इतनी अधिक है जिसमें अलग-अलग विधाएँ हैं, उपन्यास, कथा संग्रह, संस्मरण, निबंध अलग-अलग विधाओं पे इन्होंने लिखा है। आपको स्क्रीन पे वो दिखेगा इनकी लिखी हुई किताबें और अभी तक जितने अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो इसलिए और इसकी इनकी यही खासियत नहीं है कि इनमें सृजन की इतनी क्षमता है। इनकी खासियत है कि इस उम्र में शरीर अब साथ थोड़ा कम देने लगा है, फिर भी मन से इतनी मजबूत है कि अभी भी लिखती हैं और खूब लिखती हैं। अनवरत लगी हुई हैं लेखन कार्य में और इतना ही नहीं साहित्यिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा उसी एनर्जी के साथ ये प्रेजेंट रहती हैं। हम जैसे नए लोगों को हमेशा इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। इनकी हेलो। दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हाँ। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम में डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी हाँ, का मैं स्वागत और अभिवादन करती हूँ और हम नेट के माध्यम से जुड़े सभी सहभागी और दर्शक सबका मैं अभिवादन और स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए मैं वर्तमान लॉकडाउन की परिस्थिति में जो संयुक्त परिवार और में और या परिवार का पारिवारिक मूल्यों का क्या प्रासंगिकता आप देखती हैं लॉकडाउन के संकट में, कोरोना संकट में? इस पर मैं आपका विचार जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में हजारों प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन एक प्रोग्राम जब उस टाइम मुझे बुलाया गया था फाउंडेशन की ओर से, मुझे याद नहीं है, 1 जनवरी का वो दिन था, साल का पहला दिन था वो, और आप लोगों ने मुझे बुलाया था। वहां जाकर मुझे पता लगा वो अरे ये तो सीनियर सिटीजन्स के लिए है और आप लोग कंबल बांट रही हैं। मेरी जिंदगी में इससे अच्छा पुण्य का प्रोग्राम और पुण्य का काम मैंने कभी नहीं देखा था। और उन सीनियर सिटीजन्स की आंखों में जो आप लोगों के प्रति जो प्रशंसा भरे आत्मगुप्ता भरी भाव भरे थे, उसे याद करके मैं ये जब अभी आपका आज का ये आया तब मुझे याद आया, तो अरे ये तो फाउंडेशन का मैं एक बार जा चुकी हूँ और बहुत सुंदर मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा प्रोग्राम वो देखा। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप वो काम कर रहे हैं जो कि आपको उसका फल मिलेगा। मैं तो खुद सीनियर सिटीजन हूँ, अब आपने मुझे बुलाया है और वैसे सीनियर सिटीजन को जो आप ये भी कहती है एक्टिव है, काश मेरी तरह सब एक्टिव रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सबसे बड़ी बात है इस लॉकडाउन के दौरान सभी परिवार पूरे एक जगह हो गए हैं। परिवार भी नहीं, आप पहले एकल परिवार की आपने बात कही, एकल परिवार करके तब मैं आपके इस बात का ये करती हूँ। जो एकल परिवार, आप सोचिए बबीता जी,
आज से नहीं, बहुत पहले से है एकल परिवार। क्योंकि जिसके बच्चे पढ़ लिख करके बाहर शहर में चले जाते थे, तो वहां चाहे तो माँ जाना नहीं चाहती थी, पिता जाना नहीं चाहते थे, और नहीं तो ये यहीं पर माने इस तरह की बातें समय भी होती थी। एकल परिवार बहुत पुरानी सी बात है ये, जो पहले से चला आ रहा है। लेकिन आज के बदलती युग में जमाना इतनी तेजी से बदला है, जो इस बदलती युग में एकल परिवार की अगर आपस में समन्वय नहीं रहे, एकल परिवार क्या हुआ, माता पिता बच्चे, उसमें दादा रहे दादी रहे, दो रहे या एक रहे, तो वो एकल परिवार हो गया। तो उस समय निश्चित रूप से अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनमें अकेलेपन का भाव, लोनलीनेस का भाव आ जाता है। मैं अपने को छांट कर कहती हूँ, क्योंकि मैं, आपने अभी कहा ना, मैं लिखती हूँ और अभी भी लिखती हूँ। मुझे हटाइए, लेकिन इसकी बात देखिए, जो कितनी सारे इस तरह की सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कि महसूस होता है, जो मुझे, मैं घर में एकदम अकेली हूँ, क्योंकि सब अपने अपने में मशगूल रहते हैं। जमाना ऐसा बदला है जो अपने अपने लिए सबका लाइफ हो गया है। लेकिन अगर इसमें परिवार में सामंजस्य रहता है, तो बच्चे माता पिता पर ध्यान देते हैं और उनसे कहते हैं, जो कोई भी काम होता है, कोई भी समस्या होती है, तो वो खुद जानते हैं कि समस्या का हल तो मैं खुद निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, जानते हुए भी वो अपने माता पिता जो भी है परिवार में, उनसे पूछते हैं जो क्या ये कर सकते हैं। वो जानते हैं सब कुछ, उन्हें मालूम है, लेकिन अपने भावना की सहभागिता के लिए वो सोचते हैं जो नहीं, माँ से भी पूछ लूं या पिता से भी पूछ लूं, या माता पिता दोनों रहते हैं तो एकल परिवार का भान नहीं होता है, क्योंकि वो दोस्त हो जाते हैं और आपस में बहुत कुछ बांट लेते हैं। लेकिन किसी परिवार में अगर माँ अकेली होती है, पिता अकेले होते हैं, तो उस समय असल वो लोनलीनेस का भाव असर आ जाता है उस समय। और उस समय संतान का दायित्व होता है जो वो समझे, जो माँ क्या है या पिता क्या है, जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, जिसके कारण आज मैं इस योग्य हुआ हूँ, उसकी अपने भी तो कुछ सपने होंगे जो करते करते वो थक चुकी होगी। तो इसलिए एकल परिवार में चाहिए कि बच्चे माँ पर या पिता पर जो भी हो जरूर ध्यान दे और अपनी समस्याओं को साझा करे। हाँ, ये समस्या है, ये समस्या है, ये तो इस तरह से होता है कि जो माँ को लगता है जो हाँ तो मेरा परिवार है, इम्पोर्टेंस रहता है अपने। दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने तो एक संयुक्त परिवार का दौर भी देखा होगा, जबकि गांव में लोग रहते थे, बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। मैंने सुना 40-50 लोगों का खाना बना करता था, इतनी बड़ी फैमिली होते थे। और आज के दौर भी देख रही हैं, तो आप अगर दोनों की तुलना करना चाहें तो बुजुर्गों के लिए किसे आप सही मानती हैं, वो दौर या ये दौर? बुजुर्गों की प्रॉब्लम उस समय भी थी, अभी भी थी, है। मैं अपनी बात कहती हूँ, जैसे आपने कहा अभी, जो ये दोनों परिवार देखा है, सही मैंने देखा है, संयुक्त परिवार देखा है, और सब कोई का सब काम अपने अपने में बंटते हुए देखा है। स्थिति में तो सभी बच्चे जो है के पास बैठते थे, उनसे दादी वो, अरे तुम ये दादी ये देखो वो देखो, एक दूसरा ही प्यार करता था एक दूसरे को। अच्छा लगा हेमंत जी आपको देख करके। तो स्थिति होती है जो मैं संयुक्त परिवार को उसको बहुत बोल दो जो मम्मी का फेसबुक पर मम्मी और बबीता का एक पेज है, उस पर भी और अच्छाई बुराई सब में होती है। लेकिन बच्चे हमारे जो संस्कार पाते हैं वो दादा दादी से ही, माता पिता के पास वो समय नहीं होता है, वो गांव रहे या कि शहर रहे। अगर बच्चे संस्कार मिलता है बच्चों को, तो वो, लेकिन वो समझ पर, वो डिपेंड करता है आपसी सोच पर। आप देखिए संयुक्त परिवार की मैं एक बात कहती हूँ, आप अपने, क्योंकि आपने कहा जो कि आप जी चुकी हैं, हाँ मैं जी चुकी हूँ। 20 साल 22 साल मेरी शादी हो गए, मुझे नौकरी ज्वाइन करना था,
मेरा परिवार बहुत रूढ़िवादी परिवार था, जमींदारी प्रथा और घूंघट का ये सब कुछ। तो खैर मैं सहरसा में थी, और सहरसा में गांव डुमरा, लेकिन सहरसा में मैं थी 40 आदमी के परिवार में। मेरे पास हर समय 3 ससुर 4 सास में से एक न एक, और सारे देवर सब पढ़ते थे मेरे पास। तो हरदम मेरा घर वो सहरसा रहे कि वहां रहे, कौन रहे, मेरा घर भरा रहता था और मुझे आनंद आता था, बहुत मजा आता था। लेकिन जब नौकरी की बात हुई तो मेरे पतिदेव ने एकदम जिद कर दिया कि तुम्हें ज्वाइन करना है कॉलेज, और मेरे यहाँ मैं नौकरी करूं, जो घूंघट से नहीं निकले, अब मैं नौकरी करूं। लेकिन मैंने चाहा हेमंत जी, जो मैंने चाहा, जो मैं अपने सास ससुर को दुखी करके पति के कारण नौकरी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। और शादी के 22 साल हो गए थे। 22 साल में तो आजकल लड़कियां गृहस्थी भी नहीं बसा पाती है, और मैं गृहस्थी को जमाने में लगी थी। मेरे सास ससुर नहीं टूटे, पति तो मेरे फेवर में थे, सास ससुर। सास को मैंने कैसे मनाया? मेरी सास को ना एक बहुत इच्छा रहती थी, उसके हाथ में हरदम पैसा दे। गांव में रहती थी, माँ से तो अन्न से अपना करती थी व्यापार। अब मैं ये पैसे तो के लिए तो बाबूजी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। तो मैंने माँ से कहा, माँ सहरसा आई हुई थी, माँ देखिए ना, आपके पिताजी, आपके बेटा कहते हैं मुझे नौकरी करने के लिए। क्यों नौकरी कीजिएगा? करोगी तुम? क्यों करोगी नौकरी? मैत्री में ही हम लोग की बात होती थी, तो क्यों नौकरी करोगी? तो मैंने कहा वही तो मैं कर रही हूँ, मैं क्यों नौकरी करूंगी बताइए तो। और ये मेरे ऊपर माथे पर चढ़ी हुई है, नहीं तुम नौकरी ज्वाइन करो। तो फिर माँ का कमजोर पॉइंट में जानती थी, तो मैंने कहा माँ उससे दरमाहा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा। आए कन्या, पैसा मिलत तब तो मैं जरूर ज्वाइन किया लिया। अब फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास था, जो अब पैसा वाली बात पर माँ बोल दी। माँ तैयार तो बाबूजी को तब कोई मतलब नहीं, माँ तैयार तो बस डर माँ से ही लगता था। इसके बाद क्या हुआ, तो माँ को मैंने कहा, क्योंकि मुझे तो लड़कों के कॉलेज में पढ़ाना था, हे भगवान अब माँ को मैं कैसे कहूँ, जो सहरसा में तो कोई था नहीं था उस समय। मैंने दबे स्वर से माँ को कहा, माँ वहां पर केवल लड़के ही पढ़ते हैं, तो लड़के पढ़ते हैं तो फिर तो बोले क्या वहां भाई लड़का ही पढ़े छे खाली। फिर बस सोचने लगी, फिर बोले क्या, अच्छा कोई बात नहीं, लड़का ही पढ़ता है क्या होगा। आप समझो, मोहन जी, सुनील जी सब मेरे देवर थे। सोचना तुम जो कि यही सब देवरे सब मेरा पढ़ रहा है, बेटा ही सब पढ़ रहा है। हो गया, दोनों पॉइंट राजी। अब तीसरा बच्चा बाबूजी बिगड़ जाएंगे। तो मैंने कहा माँ बाबूजी बिगड़ जाते ना, कहती नहीं है, हम कहते लो तो की बिगड़ती ना। बाप रे, परिवार ऐसी नहीं रखा जाता है हेमंत जी। मेरी माँ खुश हो गई, सास खुश हो गई, इसके बाद हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। पतिदेव तो माथे पर चढ़े हुए थे, उनको कुछ पता नहीं कि मैं कैसे माँ को राजी कर रही हूँ। वो तो वकालत में लगे रहते थे, लेकिन उनकी जीत थी। और वो भी 22 साल बाद मैंने नौकरी ज्वाइन किया शादी के। इसके बाद इस तरह से संयुक्त परिवार ऐसे ही चलता है। लेकिन मैंने टूटने का भी दौर देखा। टूटता है इसलिए परिवार जो सबके बच्चे बड़े होने लगते हैं, रसोई भारी हो जाती है, और सब बच्चों की अपेक्षा अपनी अपनी रहती है, मैं ये खाऊं, मैं ये खाऊं, मैं ये पहनूं। देहात में मैंने जो देखा है, उस हवेली में मैंने देखा। तो इसके बाद परिवार तो टूट गया, प्रेम से टूटा, सबका अपना बात पकड़ करके खुद प्रेम ही रहा, और आज तक वो प्रेम कायम है हमारे यहाँ। आज भी जब हम अलग हो गए, तब भी सहरसा आती थी तो वो लोग मेरे ही यहाँ आते थे, मेरे पास ही रहते थे, महीना 2 महीना, एक ना एक सास ससुर। जिसके लिए अलग भी, उसके लिए अलग भी, मेरे लिए एक ही थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन मन की बात होती है। मैं संयुक्त परिवार की बेटी भी हूँ, जहाँ की चचेरा ममेरा फुफेरा नहीं कहा जाता था, वहां सबको ही कहा जाता था जो हमारे सगे हैं मेरी मायके में। उसी तरह से मेरे ससुराल मिला, लेकिन परिवेश वो मॉडर्न था और ये परिवेश पूरा देहाती था। लेकिन संस्कार तो था दोनों परिवार में, और संस्कार पापा ने दिया था मुझे। तो इसलिए मुझे टूटते हुए परिवार को मैंने देखा, भाई मुझे दोनों ही अच्छा लगा, क्योंकि जो टूटे थे वो मेरे अपने सगे थे, चाहे वो नंद रहे या देवर रहे या आपके सास ससुर रहे। टूटने के बाद भी वो लोग सब मेरे पास ही जुटे रहते थे। गाँव भी मैं जाती, सारे मेरे पास, मैं कहाँ खाना खा रही हूँ, कहाँ क्या। वो प्रेम का बीज जो पड़ता है ना,
वही पल्लवित पुस्तक होता है। जो प्रेम होता है, प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है केवल लड़का लड़की में प्रेम हो। प्रेम का अर्थ ये होता है जो आप माँ के लिए तड़पते हैं, आप पिता के लिए तड़पते हैं, बच्चे के लिए तड़पते हैं, भाई के लिए तड़पते हैं, वो हुआ प्यार। और इसलिए इस प्यार को जिसने जान लिया वो तो कभी किसी से नाखुश हो ही नहीं सकता है। प्यार का महत्व जानना ही परिवार को चलाता है। और कुछ बेटा? और क्या? बबीता जी, बबीता जी कुछ पूछना है? और आपने कहा है जो बच्चे अपने पास रखना चाहते हैं उन्हें, लेकिन कुछ माँ बाप गांव में ही रखना चाहते हैं। यहाँ भी है। पहले की बात मैं कह दूं, पहले ऐसा होता था, जो मुझे प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी याद आती है। आप लोगों ने भी कभी पढ़ी होगी स्कूल में, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी, जो अपने पास वो ले आया और काकी तो खाने पीने का देखता था, देखती रहती थी घर में कितनी सारी चीजें बन रही है, गम 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 गम, पूरा घर का भोज हो रहा है, पार्टी हो रही है, और खाने के लिए खिलकती रहती थी। उसके भीतर से लगता था सारा पैसा मेरा है, सब कुछ तो मेरा ही है, मुझे खाने के लिए नहीं दे रही है। बहुत मार्मिक चित्रण है। किसी के दिल पे बस जाए तो कोई ऐसा काम फिर न करे। और उसने तब प्रेमचंद ने दिखाया है, जो कि लास्ट में जब उसने देखा, जो तो इतनी बड़ी पार्टी हो गई, सब चले गए, और वो गमक जो पूरी और कचौरी और सब चीजों की आ रही थी, मिठाई की, तो बूढ़ी काकी चली जाती है और वहां पर पत्तलों से, जूठे पत्तलों से उठा उठा कर खाने लगती है। ये जब पार्टी का जो पत्तल थे उसमें से चुन खा रही, तब जाकर वो देखती है, बहू देखती है जो सास मेरी ऐसे कर रही, तब बहू का जैसे इंसानियत उसकी जग जाती है, जो अरे मेरी सास इस तरह से खा रही है, भगवान को हम क्या जवाब देंगे, और उसे अपने आप पर धिक्कार होने लगता है। और वो उठा करके सास को ले जाती है, थाली परोस के उसे खिलाती है, और भगवान कहते, भगवान कृपा करना मेरे बच्चों पर, मैंने इतना दुख दिया अपनी माँ को। तो इस तरह। दूसरी बात आपने ये भी देखा होगा, जो एक ये मन नहीं कर रही है, आज की समस्या ये नहीं है, ये सुदूर अतीत से चली आ रही समस्या, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, जो मास्क करते हैं, तो मास्क करने में बहुत हमने कहानियां पढ़ी है मास्क करते वक्त की, जो उसको इस तरह से नहाओ, इस तरह से नहाओ जी चला जाए बूढ़ा, पैसा है ही साथ में। मैथिली में भी पढ़ी है इस तरह की कहानियां, और हिंदी में भी पढ़ी है समस्तीपुर में मास्क करने की। तो उसमें भी देखा मैंने, जो बूढ़ों के साथ कहीं। अच्छा, अब फिर मैंने देखा, आंख से नहीं देखी, मैंने सुनी, जो ये पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में एक ये रहा करता था, जहां पर कि ओल्ड एज वाले को दे दिया जाता था, जो आप वहीं पर रहे। मैंने साउथ इंडिया में देखा है, जो बूढ़ों को अलग से उसकी बस्ती बसा दी गई है, वहां भी जाकर के मैंने देखा है। मुझे लगता है, तो आप ये बताइए, जो बच्चे अपने माँ बाप को इस तरह से करते हैं, क्या वो बच्चे उस उम्र में नहीं इस तरह, उस उम्र में नहीं ऐसा पाएंगे अपने बच्चों से? लेकिन वो बच्चे का कारण कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को दुश्मनी नहीं होती। कई बार ये भी होता है। जैसे कि मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि शहर में माँ बाप को रखना चाहते हैं बच्चे, लेकिन अपने ही बच्चों के पास माँ बाप कंफर्टेबल फील नहीं करते, उन्हें नहीं लगता है कि मेरा घर है, और वहां नहीं रहना चाहते। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं रहना चाहते? मैं बस यही आपसे जानना चाह रही थी, क्या उनके इसलिए देखिए होता क्या है बबीता, जो बच्चे रहना चाहते हैं, माँ बाप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, बच्चों के पास समय नहीं है, जो दो 4 मिनट बच्चों के माँ बाप के साथ बैठ करके बात करें, ये बच्चों के पास समय नहीं है। क्योंकि बच्चों को देखो, माँ बाप को भी समझना चाहिए, जो बच्चे जो हैं वही जीवन जी रहे हैं जो जीवन हम लोग कभी जी चुके थे। ये हर समय माता पिता को दिल दिमाग में रखना चाहिए। जो आज बच्चे हमारे वही संघर्ष कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, जो संघर्ष कभी हमने किया था। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। इसलिए केवल माता पिता नहीं, माता पिता को भी अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपनी बात को बदलनी चाहिए। जो ये
एक्सपेक्टेशंस केवल नहीं रखना चाहिए, मेरा बच्चा ये करे, नहीं, बच्चा तो तुम्हारा ही है, तुमने ही तो उसे बड़ा किया है, पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया। आज जब उसकी गृहस्थी बस रही है, वो टेंशन में दौड़ रहा है, तो तुमको सोचना चाहिए जो अरे कभी तो मेरा भी यही हाल था। तो माता पिता कॉपरेट नहीं करके उसको अपनी अवज्ञा समझने लगते हैं। थोड़ा सा इसमें ये भी है जो माता बच्चों को भी अपनी माँ को, अपने पिता को सोच समय याद रखना चाहिए, इन लोगों के बल पर ही तो मैं आज इस जगह पर हूँ। बचपन में ही मुझे छोड़ देते, फेंक देते तो मैं कहाँ रहता। तो इसलिए ये जो है सो हर समय दिल और दिमाग में रखना चाहिए, जो दोनों का होना चाहिए, जो बच्चे भी समझे और माता पिता भी समझे। लेकिन ये नहीं जो मतलब इसलिए वो गांव में रहना चाहते हैं, तो गांव में नहीं कोई तो कम से कम पास पड़ोस के गांव वाले सब तो रहेंगे, दो चार बात तो कर लेंगे, बस यही एक कारण होता है जो वो गांव को प्रेफर कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ पर हमें ये बात तो हमेशा से है कि जिसे जनरेशन गैप आजकल कहते हैं कि दो पीढ़ी में एक दूसरे डिफरेंस होता है, तो घर में रह के एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। एक हमेशा देखा जाता है, एक कॉमन कंप्लेन होती है सबकी कि कहते हैं वो हमारी बात समझ नहीं रहा, मतलब समझना कम चाहते हैं, समझाना ज्यादा चाहते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है दोनों व्यू में क्या डिफरेंस लाना चाहिए कि यंग ओल्ड की प्रॉब्लम समझे, ओल्ड यंग की प्रॉब्लम समझे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे की भलाई ही चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या एक दूसरे को समझ नहीं पाते एक दूसरे की प्रॉब्लम। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी इन लोगों को, दोनों जनरेशन को एक दूसरे को समझने के लिए? दोनों जनरेशन को मैं यही सलाह दूंगी जो अभी मैं कर रही थी, जो इस अपने से खुद से माता पिता को भी अपनी मेंटल सोच को चेंज करनी चाहिए। जो उनकी बच्चों को भी, माँ बाप की अगर कोई हॉबी है तो उस हॉबी को आगे बढ़ाना चाहिए। जो आपको अगर पेंटिंग करने में अच्छा लगता है, माँ मैं तुम्हें पेंटिंग का सब सामान ला देता हूँ, बैठ करके थोड़ा माँ बाप को हौसला देना चाहिए। आपको अगर चित्रकारी अच्छी लगती है, आपको अगर इस तरह का कोई चीज बीनने में अच्छा लगता है, स्वेटर बीनना अच्छा लगता है, आपको बीनना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगे, पर सिलाई बहुत नामी होती है, तो थोड़ी तारीफ। माँ बाप को क्या चाहिए, थोड़ी सी बच्चों की तारीफ चाहिए, थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा भरोसा, और कुछ नहीं चाहिए माता पिता को। अच्छा एक चीज मैं कहूंगी फिर बीच में, जो तुलसीदास कह के गए हैं, जो कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ये नारी के लिए क्यों इसका इतना गलत इंटरप्रिटेशन दिया गया है? जो लड़की जो है सो पहले पिता के अंदर में रहती है, क्यों? पिता के अंदर में क्या बेटा नहीं रहता है? तो फिर उसका पालन पोषण कौन करता है? तो बेटा बेटी दोनों रहते हैं। फिर पति के अंदर में रहती है पत्नी, नहीं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रेम के अंदर में रहते हैं, तभी दोनों परिवार पर प्रेम की वर्षा कर सकते हैं। तीसरी बात कहते हैं जो पुत्र के अंदर में, माने तीनों जगह जो पुरुष है वो औरत, क्यों? पुत्र के अंदर में पिता को नहीं रहना पड़ता है, जब रिटायर्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको भी तो पुत्र के अंदर रहना पड़ता है। तो वह केवल स्त्री ही क्यों दोषी? तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, जो हम इनकरेज करें अपने माता पिता को, आप ये काम, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा विश्वास, ये चाहिए, ये पुत्र को चाहिए। पुत्र अगर माता के पिता प्रति समर्पित रहेगा, माता पिता के प्रति, उसकी पत्नी अपने आप समर्पित रहेगी। उसकी पत्नी जो अपने माता पिता को जो आई है मानते हुए, वो तो निश्चित रूप से किसी के भी माता पिता को उतना ही मानेगी। तो इसलिए पुत्र कैसे बदल सकता है? माता न कुमाता हो सकती हो, पुत्र को पुत्र भले कठोर, लेकिन पुत्र कठोर नहीं होता है, उसे जमाने के साथ दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, संघर्ष देना पड़ता है। हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किए तब अपने बच्चों को बनाए, वो बच्चे को बना रहे हैं। दोनों तरफ से दोनों को समझना होगा, सीनियर सिटीजन्स को भी समझना होगा थोड़ा, उनकी परेशानियों को, और थोड़ा सा बोल दे कि हाँ ऐसे
फिर थोड़ा थोड़ा आपस का आदान प्रदान के लिए कारण जो है ये होता है। हाँ, ये आपने सही कहा, आदान प्रदान इसकी कहीं न कहीं कमी होती है, क्योंकि कई घरों में मैंने बहुत देखा है, हमारे पास जैसे हम लोग का मंथली मीटिंग होता है या कोई भी सीनियर सिटीजन आते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। एक ही चीज़ को अलग-अलग तरह से उसके बच्चे भी बताते हैं, पेरेंट्स भी बताते हैं। बात कुछ नहीं होती है, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कई बार मैंने कुछ बुरा भी लगता है, कुछ हेल्थ इश्यू होता है, कुछ लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं। अब उन्हें शर्म आती है कि हम बताएँ तो किसको बताएँ? मतलब इतना कम्फर्ट लेवल भी नहीं है कि वो बहू को या बेटे को बता सकती हैं। उन्हें लगता है कि बताएँगी तो उन पर बर्डन हो जाएगा या जो कुछ भी मतलब ये कम्फर्ट लेवल नहीं है। कई बार तो जानबूझ के नहीं करती कि बच्चे परेशान ना हो जाएँ। कई बार वो शर्म से नहीं बता पाती, कई बार इसलिए नहीं बता पाती कि किसी को मेरी केयर ही नहीं है। तो ये छोटा-छोटा गैप बढ़ता चला जाता है। मैंने देखा आपने ये सही कहा कि माँ-बाप के शौक वाली जो बात कही ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे पास 2 लेडी ऐसी आईं, उन्होंने बताया कि उनके पास जो कपड़े थे, साड़ियाँ थी, जो भी था, उनकी बहू ने ले लिया या किसी को दे दिया ये कह के कि आपको कहाँ जाना है, आप क्या करेंगी अच्छा पहन के? तो अगर जो यंग हो वही बूढ़े होते हैं, बच्चे ही यंग होते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक एज के बाद वो पहन नहीं सकती, खा नहीं सकती, आप क्या करोगे पहन के? ये सोच जो है किसी-किसी में, सब में नहीं है। किसी में जो सोच है वो है कि वो फीलिंग अटैच नहीं हो पाया, वो सेंटिमेंट अटैच नहीं है कि अगर मुझे ज़रूरत है, माँ-बाप को भी होगा। ये अगर मुझे दर्द है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कोई फीलिंग है, उनको भी हो सकता है। ये शेयरिंग नहीं है। किसको सॉरी? मतलब एक-दूसरे की फीलिंग का शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, शेयर नहीं कर पाते। सर, आप लोगों में से किन्हीं को हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है? मुझे बात करनी है। जी, पूछिए। मुझे दीदी से पूछना है कुछ। बोलिए। हाँ दीदी, मैं हेमंत झा, पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ। और हाँ, आप तो प्यार की सागर है, समंदर है। आपसे जितना आशीष और प्यार हम लोगों को मिला है, शायद ये हम लोगों के जीवन में जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है कि जब तक आपका सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है। एक संयुक्त परिवार की बात हो रही थी, तो उससे रिलेटेड मेरे मन में एक बात आई थी कि संयुक्त परिवार हमने भी देखा है। मैं खुद 6 भाई हूँ और 3 बहनें, यानी कि 9 भाई बहन का तो मेरा अपना परिवार है, उसके बाद चाचा चाची ये सब हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूँ। और मैंने ये देखा है कि संयुक्त परिवार में नैतिक मूल्य तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें ये भी देखा गया है कि कमाने वाले कम होते हैं और खाने वाले या पढ़ने वाले या ऐसा कहिए कि उन पर आश्रित लोग ज़्यादा होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हुआ है पहले संयुक्त परिवार में कि इसकी वजह से शायद कोई चाचा अपने बेटे को या अपनी बेटी को इसलिए अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पाए क्योंकि उनको पूरा परिवार देखना था, तो उस चीज़ों की कहीं कमी रह गई। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ या ना, ये होना चाहिए ना होना चाहिए, इसी दो के बीच की बात होती है। एक रोटी कमाए और उस एक रोटी से, बेटा अगर एक रोटी कमाता है और उस एक रोटी को सब में बांटना है तो दुखद तो ये स्थिति हो ही जाती है। और इसी स्थिति में मुझे लगता है जो बच्चे लोग वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, इतने जो खुल गए हैं आश्रम, तो कम से कम वहां माता खाए पिएगी तो अच्छे से, ये सोच कर भी होते हैं बहुत। लेकिन माँ तो भावना से बंधी होती है, पिता तो भावना से बंधे होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो कि आज का जो ये रहा है, बहुत महंगाई का, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बच्चों की बहुत महंगी हो गई है, हर चीज को करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का आदान प्रदान, फिर मैं ये कहूंगी अपने विश्वास में रखकर जो मुझे क्या करना चाहिए, आप सलाह नहीं ले सकते हैं। आपके साथ कष्ट है, आप 1500 रुपया कमाते हैं, 1500 रुपया में इतना बड़ा घर कैसे चलाएंगे? माँ बाप, आपके 4 बच्चे, मान लीजिए 2 ही बच्चे रखिए, लेकिन माता पिता की अपनी जरूरतें होती है, अपनी दवाइयां होती है, अपनी चीज होती है, तो ये बात हो जाए। लेकिन इसका भी ना हेमंत जी, मैं सोचती हूँ जो प्रेम में सब सॉल्यूशन है।
आप माता पिता से इस बात को कहिएगा, पिताजी माँ बाप की नजर में आप हरदम बच्चा रहिएगा। कितने भी बड़ी आप आईएएस बन जाइए कि चीफ मिनिस्टर बन जाइए या पीएम बन जाइए, माँ बाप की नजर में हरदम बच्चा। आप माँ बाप आपके कष्ट को समझेंगे, उस मुताबिक वो आपको सलाह देंगे कि बेटा नहीं तुम ऐसा नहीं करो, और इसके लिए वो अपनी भी जरूरतें कम कर देंगे, अपने भी दोनों वाइफ पर्सन सलाह करेंगे या अकेले भी अपने भी सोचेंगे। लेकिन आप माँ बाप पर विश्वास करके तो देखिए, अपनी स्थिति बता करके तो देखिए। ये नहीं जो आप दोनों पति पत्नी अब कहां से क्या करेंगे, अब देखिए पिताजी का ये करना है, माता ये करना है। घर में रहने से आवाज जाती ही है, नहीं भी जाती है तब भी लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है, और वही चीज अगर पिता के पास जाकर पुत्र बोले पिताजी बोलिए, तो पिताजी बहुत चीज दे सकते हैं, बहुत सलाह दे सकते हैं, माँ बहुत सलाह दे सकती। हो सकता है थोड़ी बहुत पूंजी हो इधर उधर, वो भी उसको कहते बेटा जाओ ये सब करो, इसको ले आओ, इसको इस तरह से उपयोग करो। ये नहीं रहा है, वो सामंजस्य नहीं रहा है। ये बहुत अकेलापन हो गया है परिवार में। बहुत कम परिवार है जहां पर की, और बहुत कम परिवार है जहां मेरे जैसे हैं। मैंने देखा है जो कि बुजुर्ग बहुत ज्यादा उपेक्षित होते हैं, और इसका मैंने देखा ना, जो सरकार आज जो इतना कर रही है बुजुर्गों के लिए, मैंने देखा है उसमें मैं डाटा पढ़ रही थी, जो दिल्ली में सबसे बुजुर्ग हैं जो दुखी हैं, सारे सुखी हैं। तो मैं सोचने, और सबसे ज्यादा बिहार और एक जगह और का दिखाया है, बुजुर्ग बहुत दुखी है। नहीं जा रही, किसी का 2 फोन था इसीलिए आवाज इको होने लगा। हाँ, आप बताएं। अब ठीक है। अच्छा दीदी, एक और बात थी। एक और बात थी कि जैसे समय के साथ बहुत कुछ बदला है, और हमने ये भी देखा है कि जैसे पहले बेटियों को शादी के बाद एकदम से पराया मान लिया जाता था, लेकिन अब उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। बेटियां शादी के बाद जब उनके परिवार बस जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तब भी बेटी और माँ बाप सब बहुत बहुत नजदीक लगते हैं। ऐसा एक ये अभी समय चल रहा है कि बेटियां भी चाहती हैं कि मम्मी हमारे पास रहे। उनके 4 लड़के हैं, वो चारों लड़के अपने अपने सुविधा के हिसाब से सब अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन सबकी इच्छा है कि मम्मी या पापा जो भी बुजुर्ग है वो मेरे पास रहे। ऐसे में मम्मी या पापा बुजुर्ग वो क्या करें, किसको खुश करें, किसके यहाँ रहे, कैसे रहे? माने बेटी के पास रहेगी बेटा के पास। बहुत जमाने के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर बेटे हैं उनके तो वो कभी बेटियों के पास रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। भले ही वो अपना तरफदारी करे, लेकिन रहना कभी नहीं चाहेंगे। जो ये नहीं रहना चाहेंगे दीदी, तो क्या ये लोक लाज के डर से क्या हम अपने बच्चों से अपना प्रेम कम कर लेंगे? नहीं, प्रेम क्यों कर। अब बताइए, बेटा और बेटी में सबसे पहले मैं कहती हूँ कोई फर्क नहीं होता है। मैंने खुद फर्क नहीं किया है बेटे बेटियों में, लेकिन बेटियों का जो जीवन होता है, अगर तो बेटा नहीं है, मेरा राजीव संजीव दोनों को 2 बेटी ही बेटी है, मेरा खानदान बेटियों से ही चलेगा। मेरी भी एक बेटी है। अगर अच्छा, हाँ एक ही बेटी है, बहुत अच्छी बेटी है आपकी, कोई शक नहीं। आपको क्या, आपका अगर आपकी बेटी की शादी होती है या बेटा की ही शादी होती है, तो बेटा को छोड़ दीजिए, उसे आप उसका कहा गया है जो अपना होता है, लेकिन किसी का नहीं होता है। मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, बच्चे वही होते हैं। तो इसलिए आप की शादी होती है, आप इतना प्रेम कीजिए, दामाद आपका अपना बेटा जैसा रहे। मेरे 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, आपने देखा मेरे परिवार को, तो 4 दामाद मेरे बेटे हैं, कहीं से भी राजीव संजीव से कम नहीं है। क्यों? वो प्रेम देता है, वो आदर देता है, और मैं उनके घरों में, अपनी बेटियों के घरों में कभी इंटरप्ट नहीं करती हूँ। सबसे बड़ी बात होती है, वो जैसे जिए जैसे रहे, उन्हें कोई दिक्कत होगी तो पूछेगी तो मैं समझा दूंगी, समझा देंगे। मैंने देखा है राजीव को भी, बेटी की शादी हो गई है, दामाद मेरे इतने अच्छे हैं, लेकिन
उसके अपने भी सास ससुर हैं, इन लोगों ने कभी कुछ नहीं, मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी सीख लीजिएगा। बहुत अच्छे से अपने परिवार को वो डील कर रहा है, अपनी बेटियों को अपना नहीं, दामाद को बेटी को अपना मानता है, लेकिन इंटरव्यू कुछ नहीं करता है। सास ससुर उसके जो है सो है, बस प्यार चाहिए ना, प्यार क्या आपको बगल, हाँ, लेकिन आप बेटी हैं और आपके माता पिता दुखी हैं, अपंग हो गए हैं या लाचार हो गए हैं, तब आप क्या बेटी हैं? कब क्या अपने माँ बाप को नहीं देख सकती हैं? वो तो देखना ही होगा। अब तो कानून बन रहा है, मैंने देखा मोदी जी ने कानून बना रहे हैं, जो सौतेला बेटा बेटी रहे या उसका बेटा बेटी रहे, उसको भी बेटी भी उसको देखना ही है अपने बूढ़े माँ बाप को। बूढ़े माँ बाप का अगर अपने है तो फिर सौतेले का रोल आता है। अगर अपने बच्चे हैं तो पहले वो, अगर नहीं है, वो 2007 में कानून बना हुआ है, तो फिर सौतेले का रोल आता है। बबीता जी, एक मेरा भी सवाल है। जी सर। हाँ बबीता जी, हाँ हाँ हाँ, तो मेरा भी एक सवाल है जी। हाँ, सवाल ये है, जैसे माँ मतलब संयुक्त परिवार में रहती थी, जहाँ 40 लोगों का परिवार हुआ करता था जी। और फिर बाद में एक ऐसा भी समय आया जो लगभग एकल परिवार में वो आ गई, बहुत कम लोग रह गए। और अब जब कोरोना के समय में मैं केवल ये मतलब माना स्थिति जानना चाह रहा हूँ, कोरोना के समय में अगर आप एक घर में, दिल्ली जैसे महानगर में एक घर में आप सिमट गए हैं और उस घर में भी अगर 4 कमरे हैं और चारों में अलग अलग सिमट गए हैं, वो भी एक चीज हो गया है। तो ये संयुक्त से एकल और ये कोरोना एकल वाली बात जो है, जिसमें आप एकदम नितांत अकेला हैं, वहाँ पे 4 हैं उस फ्लैट में, लेकिन आप एकदम अकेले हैं, तो उस 24 घंटे में क्या मन स्थिति होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ये आपकी भी सही है और दीदी ने भी ये बात कही थी, जो परिवार में अकेलापन, कोई अकेला रहता है तो वो तो एक मानता है कि मैं अकेला हूँ, किसी से उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन जो परिवार में अकेलापन होता है, लोगों के बीच अकेलापन, वो सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज होती है। और आज यही सिचुएशन है कि लोग सबके बीच अकेले हैं, परिवार में भरा पूरा परिवार है लेकिन लोग अकेले हैं। तो मैं बल्कि उनसे ये जानना चाह रहा था, जो 24 घंटे का प्लानिंग कैसे करती है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो दूसरे भी जो बुजुर्ग है ना, उनके लिए भी एक मैसेज है, जो कैसे मतलब 24 घंटे आप अगर एक कमरे में बंद हैं और जहाँ पे मतलब आप इसके पहले बहुत ज़्यादा आप एक्टिव थी, फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी आप हमेशा बाहरी प्रोग्राम में रहते थे, और फिर से आजकल इससे नेट से तो है, लेकिन घर के अंदर अगर आप 24 घंटे अकेले हैं। हाँ, ये कोरोना का प्रभाव है बबीता जी, जो आज जो है हमारे बच्चे चारों बगल हैं, लेकिन हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, और उसको मौका मिला है आज अकेले। कम से कम तुम्हारी माँ के हाथ में कलम है, तुम्हारी माँ के हाथ में किताब है, इसलिए वो अकेली नहीं है। इसी तरह सोचो, तो हर एक माँ के हाथ में, हर एक पिता के साथ में उसका कोई शौक रहे, उसका कोई समय बिताने का साधन रहे, ये चीज सोचो तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी माँ को तो भगवान की कृपा से जब तक मरेगी कलम हाथ में लिए ही मरेगी, लेकिन जिसके पास वो भी नहीं है, उस माँ के लिए सोचो, वो माँ कैसे रह सकती है अकेले। और वो अच्छा, अभी जो जैसा है उनके लिए आपका क्या संदेश है, ऐसी माओं के लिए जिनके हाथ में कलम नहीं है? बच्चे उनसे भावपूर्ण हृदय से बात करें, आपको क्या चाहिए पिताजी, आपको कोई चीज चाहिए, बाजार से मंगवा रहा हूँ पिताजी, आपके लिए क्या क्या, माँ आपको क्या जरूरत है, मैं बाजार से मंगवा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए। इस छोटी छोटी बातें सुख देती है और छोटी छोटी बातें दुख देती है। प्रॉपर्टी और पैसा सुख और दुख का कारण नहीं होता है, छोटी छोटी एटीट्यूड, छोटी छोटी बातें, ये सब दुख और सुख का कारण। घर में माता है, पिता है, आप उनसे छिपाकर कुछ काम करोगी तो जरूर माँ को दुख होगा, जरूर पिता को दुख होगा, लेकिन उनके लिए आप सोचिए, जो कि उनको क्या, क्योंकि आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, आपको पता है जो आपके पिता को, आपके माता को बचपन से किस चीज के लिए लगाव रहा है,
किस चीज की इच्छा अधूरी उसके दिल में रह गई है, आपके लाइफ में जब वो आपके लिए आ जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति का आप साधन बनिए। और लॉकडाउन में तो वो सबसे अच्छा, मैंने अभी कहा था बबीता जी से, जो अगर उसको पेंटिंग की चाव है तो पेंटिंग के लिए उसका सामान ला कर रख दीजिए, मत रूम में बैठे बैठे पेंटिंग बना करके दो, तो तुम ये पिन करके दो, तो ये सिलाई करके दो, तो बहुत अच्छा तुम पिलो ये बनाती हो, जो पिलो कवर वगैरह। तो ये सब छोटी छोटी चीज माँ करती है। या नहीं तो टीवी दे दो, मोबाइल दे दो, सिखा दो माँ को, माँ ये भी दो आप। और इस तरह से आज के जीवन में माँ को खुश करना कोई भारी काम नहीं है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप चीजों से दूसरी माँ किया, अपनी बात तो मैंने कर दी ना, जो इस सब चीजों से माँ को थोड़ा सा सपोर्ट है। दीदी बस एक आखिरी कि जो अभी जो कोरोना का संकट जो चल रहा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, और ये इतना ज्यादा सिखा दिया है कि अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि जो माँ का ममता, जो भाई का प्यार, जो बाप का स्नेह, ये सब कुछ एक व्यावहारिक हो गया है, सब कुछ वापस ला दिया है, ला भी दिया है और एक व्यावहारिक भी हो गया है। इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। अभी इस संकट काल में कोई व्यक्ति मुंबई से जैसे तैसे मजदूर या जो भी कहिए, वो अपने गांव गया, मधुबनी गया, और जब वो अपने गांव में पहुंचा तो उसके घर के लोग, उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बहन, उसके पिताजी, सबने उसको बोला कि नहीं, अब आपको पंचायत भवन में या स्कूल में जहां भी क्वारंटीन के लिए व्यवस्था है वहां आपको रहना है 14 दिन, आप घर नहीं आइए, आप पहले वही रहिए। वो बच्चा इस बात को प्रैक्टिकल में नहीं लेके वो बहुत अपने दिल पर ले लिया और वो सुसाइड कर लिया। ये एक कहानी, ये हकीकत है। वो सुसाइड कर लिया इस बात को दिल पर लेकर के कि जो माँ हमारे लिए इतना कुछ करती थी, आज वो माँ, मैं अपने घर पहुंच गया हूं और मुझे अपना पैर नहीं छूने दे रही है, ये सोचकर वो वापस गया और वो सुसाइड कर लिया। तो क्या मतलब और भी कुछ सीखने को मिलेगा इस कोरोना में? तो क्या कहे, ये तो अचानक का महाभारत हो गया है, अचानक का कोहराम आ गया है। इसने हमें अच्छी बातें भी सिखाई है और इस तरह से बुरी बात जो मैंने सोचती हूँ, इस तरह से उसे दिल पर लेना चाहिए जिस चीज से माँ अब तो इस तरह की एक और घटना हुई है, जो पिता आया है परदेश से, माता पिता बेटी दामाद ने दरवाजा ही नहीं खोला, वो दुबई से आया था, ये भी सच्ची बात है, नहीं कि नहीं खोला, वो लोग इतना कहता है। तो इस तरह की बातें, क्योंकि आदमी अपना जीवन पढ़ना चाहता है, पिता माता को लोग समझता है, लेकिन लड़का कर लिया, माँ की बात उसको दिल पे लगी और उसने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और उस तरह से उसको समझाना भी चाहिए माँ को, जो कि इस तरह से होता है बेटा, तुमको इस तरह से रहना चाहिए। माँ पिता को जब इतना मालूम था, इतना कुछ, इस बेटे को सेंटिमेंट से समझाना चाहिए। जो 14 दिन तक तुम रहोगे वहां पर, खाना पीना सब तुम्हारा पहुंच जाएगा बेटा, तुम एकदम आराम से रहो, इस तरह से समझाना चाहिए। लेकिन गाँव में समझ माँ भी नहीं समझ पाई। बहुत खराब लगा सुन के, बहुत खराब लगा, ऐसा भी होता है। दीदी और हेमंत जी, मुझे जो इस टाइप की जो समस्या है कहीं ये बता रही है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। क्या बेटा? इस टाइप की समस्या अभी भी बताती है एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी होगी। लड़का बहुत ज्यादा संवेदनशील होगा, लेकिन कहीं नहीं कि उसको घर, अपने परिवार के प्रति विश्वास की कमी रही। और एक चीज जो आपने पहले भी कहा कि क्रिएटिविटी जो था, वो क्रिएटिविटी केवल बुजुर्ग एज के लिए नहीं, मैं मानती हूँ हर एज के लिए। अभी आजकल जिससे भी बात होती है सब कोई गुस्से में रहते हैं, गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड, ये हो गया, वो हो गया, ये लॉस हो गया, बंद रहना पड़ रहा है घर में। मैं कहती हूँ कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे काम थे जो हम नहीं कर पा रहे थे, कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है। हम इसको पॉजिटिव जो है वो रहेगा ही, लेकिन अगर हम पॉजिटिव कहीं बन जाए तो इसी के लिए हमेशा ही काम आएगा। एज होने पर बच्चे चले जाएंगे बाहर, माँ बाप बोर होते रहते हैं घर में, कई बार माँ चले जाते हैं, बच्चे भी बोर होते हैं, ये बात भी उल्टा हो जाता है क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं रहता। कल हमारे डिस्कशन में एक टॉपिक आया था, तो ये था कि एक एज तक आप रिलेवेंट रहते हैं,
एक उपयोगी होते हैं आप समाज के लिए, और होते हैं बच्चे आप पर डिपेंडेंट होते हैं, आपके हस्बैंड आप पे रहते हैं, सब कुछ होता है। एक एज के बाद आपकी ज़रूरत समाज को कम हो जाती है। इस एज में अपने को उपयोगी बनाना आपकी ड्यूटी है। एक ये विचार आया था और मैं सहमत हूँ। और ये ऐसा नहीं कि 60 साल का होने पर अचानक कोई क्रिएटिव हो जाएगा। ये एक माइंड का प्रोसेस है जो कि लंबे टाइम से चलेगा। अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को किसी क्रिएटिव चीज़ में लगा के रखना, ये है कि यंग एज से ही एक हैबिट डालनी पड़ेगी जो यंग के लिए भी सही है। अभी जैसे ये है कि सही में बहुत बुरी स्थिति है कि एक फैमिली में रह के एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ क्रिएटिव हो तो शायद निगेटिविटी की तरफ ध्यान कम जाएगी। तो आप लोग और पूछना जी। राजीव भैया के प्रश्न का उत्तर शायद यही होगा कि अभी से यंग एज से ही सबको अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी लानी चाहिए, क्योंकि आगे भी भविष्य में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अच्छा बुरा सब हम देख सकते हैं, इसका कुछ पता नहीं। सही बात है। क्रिएटिविटी में हर एक। हेमंत जी। जी राजीव भैया, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, 2-3 लोग एक साथ। हाँ हेमंत जी, मैं ये नहीं, बहुत अच्छा आपका जो ये आपने बात बताई। और कम से कम कोरोना ने एक ऐसा मौका दिया है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हैं, तो सबों के अंदर जो एक लैटेंट या हिडन टैलेंट था क्रिएटिविटी का, वो सब बाहर निकल रहा है। और एक तरह से जैसे आपने व्यवहारिकता की बात की, वो दूसरी तरफ ये भी है, व्यवहारिकता के साथ साथ एक फैमिली में एक दूसरे के साथ इतने समय तक रहने के कारण, मान लीजिए 1 महीने से 2 महीने से, तो बहुत सारी चीजें जानने को ही मिली आपस में, जो कि पहले भागा दौड़ी जिंदगी में बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पा रहा था। तो कुछ अच्छे चीज भी आए हैं और कुछ व्यवहारिक चीजें वो भी सामने आया है, तो जानकर बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन माँ ने जो एक बात कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो ये प्यार जो है ना, प्यार वो केवल पति पत्नी का नहीं है। और कोरोना ने हमें इस चीज को सिखा दिया है, जो प्यार हमारा मतलब परिवार के लिए ही है, ही समाज के लिए, देश के लिए, इवन कि विदेश के लिए भी। अगर वहाँ भी इस तरह से मृत्यु हो रही है, तो उसके लिए भी हम लोगों का दिल जो है अब वो बड़ा अजीब सा होने लगता है, हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। धन्यवाद। अर्पणा मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगी? अर्पणा मैम हैदराबाद में रहती हैं, लेक्चरर हैं। मैम आप कुछ पूछना चाहेंगी मैम से? और ये भी साहित्यकार हैं। अच्छा। साहित्यकार संवेदनशील होते ही हैं। अर्पणा मैम, आप हमें सुन पा रही हैं? आप अपने कुछ विचार रखें हमारे आज के टॉपिक पे, या मैम से, फाल्का मैम से कुछ पूछना चाहें? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं है। श्वेतांबर, आपकी वॉइस आ रही है क्या मेरी? वो आजकल नेटवर्क पे इतना ज्यादा लोड पड़ा हुआ है कि प्रॉब्लम आ रही है। वाईफाई अपग्रेड करवाई, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, सब में होगी। सही बात। अर्पणा मैम शायद आवाज नहीं जा रही है। श्वेतांबर, तो ये लोग हम लोग से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो दीदी आप, जो हमारा टॉपिक है कि परिवार में, हमारा आज के टॉपिक का उद्देश्य यही था कि हमें जो इस कोरोना ने गोल्डन चांस दिया है, ऐसे मैं कह सकती हूँ, अपने से साक्षात्कार करने का ये अवसर मिला है हमें। लोगों के साथ हम बहुत रहते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने साथ रहने का ये मौका है। तो इसमें हम आपस में को सामंजस्य कैसे बढ़ाएं, अपने में क्या चेंज लाए, इसको सोचने का एक टाइम। तो इस पर आपकी कोई अंतिम टिप्पणी, आपकी कोई विचार? मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जो बस एक प्यार, जो कही बात, प्यार जो है वो प्यार नहीं, जो मुझे प्यार का अर्थ हुआ भरोसा जी। और दोनों पीढ़ियों में एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। प्यार का अर्थ हुआ विश्वास,
और जब मैं प्यार करती हूँ लेकिन विश्वास नहीं, तो वो प्यार नहीं होता है। तो वो दोनों पीढ़ियों को अपने में सामंजस्य लाना होगा, क्योंकि बुजुर्गों के प्रति अगर सम्मान की भावना रहेगी तो उस घर के बच्चे भी सीखते हैं, और उससे क्या होता है, संस्कार बच्चे का बनता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार बनते हैं। तो बुजुर्गों के घर में रहने से बच्चों का संस्कार बनता है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसलिए इसको संयुक्त परिवार को इसीलिए बहुत सम्मानजनक माना जाता था, जहाँ पर कि बच्चे प्यार में पलते पोसते थे, पोसे जाते थे और एक दूसरे के अच्छी अच्छी बातें सीखते थे, संस्कार। लेकिन अब ये शहरीकरण और पश्चिमी सभ्यता की बात भी हम क्या कहेंगे। मैं तो, आवाज आ रही है मेरी बबीता? जी, आपकी आ रही है। आ रही है। मुझे तो आश्चर्य लगा था, मैं एक बार रूस गई थी। रूस में मैंने देखा, जो वहां रशियन आए थे, पार्टी में आए हुए थे घर पर, वो रशियन लेडी लड़कियां उन लोगों के प्रति, जब हम लोग विदेशों में इस तरह से करते हैं माता पिता के लिए, वहां वो बोल रही थी, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो रशियन में ही बोल रहे थे, लेकिन बेटी मेरी उसकी बात मेरे उसका ये कर रहे थे, ट्रांसलेट करके सुना रहे थे। उन लोगों ने कहा हम लोग माता पिता को दोस्त की तरह रखते हैं ओल्ड एज में, ये सोच करके कि इन लोगों ने कितने कष्ट से हमें पाला पोसा होगा, हमने इतना परेशान नहीं किया होगा, कितनी बार ये मेरे पीछे भागे होंगे, कितना ये, और ये सब सोच करके हम लोग ये सोचते हैं। तो अब जब मेरे माता पिता को आराम करने का वक्त आया है, तब हम उनसे बहुत बड़ी बात कही, उस विदेशी लड़की ने, रशियन लड़की ने, जो मुझे इसीलिए मुझे लगा रहा है जो हिंदुस्तान और रूसी भाई भाई कहते होंगे कभी, तो बोले जो इसलिए हम लोग रखते हैं, छोटी बात भी उनसे सलाह लेते हैं। ये बात मुझे बहुत अपील कर गई, और कब गई थी मैं, और आज तक दिल में ये बात रहती है। तो इसलिए बुजुर्गों का सम्मान, आपसी सामंजस्य, आपसी विश्वास नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको संस्कार अगर बुजुर्गों से नहीं मिलेगा तो फिर किसी मोबाइल और लैपटॉप से नहीं मिलेगा। वो बुजुर्ग ही वो संस्कार देते हैं, वो संस्कार माँ बाप में आ जाते हैं, फिर माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, बच्चों से फिर। इसलिए हाँ, अपना मैम और सितंबर, अगर आप लोग जुड़ गए हो तो मेरी आवाज आ रही है तो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग सेशन के लास्ट में ही हैं। ये वंदना जी, शायद आपने बाय मिस्टेक अपना ऑफ कर रखा है, माइक के ऊपर देख लीजिए, क्योंकि ऑन है आपकी। वंदना जी, मैं दो शब्द बोलना चाह रहा था। जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो शुरू में आपने कहा ये माँ के बारे में, जो बहुत एक्टिव है, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ा सा, मतलब अब उम्र के कारण। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें मतलब ये उस क्षेत्र से अकेले महिला है जो अपना खुद सारा टाइप करती है, आर्टिकल अपने लैपटॉप पे खुद सब जगह भेजती है, और एक हाथ में लैपटॉप है, दूसरे हाथ में इनके पास एक बैग है, और उस बैग के में एयर टिकट हमेशा रहता है। इनको आप एयर टिकट दे दीजिए, उसके बाद ये कहीं भी जाएंगी, और दिल्ली में तो हर जगह जाती है। तो भगवान करे ये हमेशा इसी तरह से एक्टिव है, ये हम सबों की कामना है। आपके तरफ से मैं उनको शुभकामना दे रहा हूँ जी, इसीलिए हमारे सबके प्रश्न हम लोग भी रखते हैं भैया। हाँ बबीता जी, मैं इसके लिए एक बात कहती हूँ। मेरे बच्चे हमेशा कहते थे, जो ये मम्मी आपको कितना बाहर घूमती है, आपको कितना मन लगता है। मैं उन लोगों को यही कहती थी कि बेटा ये घर मेरा नहीं है, ये घर आप लोगों का है। और जब मैं अपने साहित्यकार बंधुओं के पास जाती हूँ, लगता है अपने घर आ गई। तो वहां पहुंच के, क्योंकि तुम्हारे पापा के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा है, सिर्फ लिखना, पढ़ना, कविता कहानियों में डूबना और अपने चाहने वालों के दिल में रहना। बच्चे अपना संघर्ष करो, तुम लोग संघर्ष, जो संघर्ष मैंने किया वो संघर्ष तुम लोग कर रहे हो, अब तुम लोग करो, मेरा आशीर्वाद साथ में है। लेकिन मुझे रोको कहीं जाने के लिए, सही में मैं हरदम बाहर रहती थी, वो मुझे अपना घर लगता था। आप लोग किसी फंक्शन में जाती हूँ तो लगता है अपनी नींद है कहाँ से,
बच्चे अपना काम कर रहे हैं, इनका काम जो है अपना करना है, लेकिन मेरा काम है तो मैं बस जो लगन है, जैसे कि एक देखिए मिथिला पेंटिंग वाली जैसे पेंटिंग में जाती है कितनी खुश हो जाती है, तो हर का अपना अपना हॉबी होता है। उस हॉबी को मैं कहूंगी बबीता जी, आप लोग का इतना अच्छा फाउंडेशन है, इसके कारण आप लोग जो है इसको भी बढ़ाइए। तो हर एक बुजुर्ग को अगर किसी चीज, देहाती से देहाती बुजुर्ग, अनपढ़ से अनपढ़ बुजुर्ग को भी अगर किसी चीज की आदत है, किसी दबी हुई इच्छा को करने की चाहत है, तो उसको भी आप लोग देखिए, मेरी जरूरत जहाँ पड़ेगी मैं हरदम हाजिर रहूंगी आपके लिए। एक बार जाकर देख चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगा था, और आप ही लोग कर सकते हैं, इसलिए कि ये आप लोगों का ही फाउंडेशन है, बहुत इतना अच्छा फाउंडेशन है जो सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन। तो यहाँ कहीं बुजुर्गियत नहीं है, लेकिन सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप लोग कीजिए, मेरा बहुत बहुत शुभकामना, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और हरदम जब तक जिंदा रहूंगी सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन के साथ रहूंगी। थैंक यू दीदी सर, आज आप हमारे साथ आए, अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब भी हमारे साथ जुड़े, सबका थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत